पिछले लेक्चर में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम शुरू किए थे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में आप लोग देखे थे इसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। डबल इंटीग्रेशन से कैसे हम सरफेस से कैसे बालू में जाते हैं, ये हमने इस थ्योरम को प्रूफ कराया था। ये भी हमने बताया था ये थ्योरम आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये, और हर साल ये थ्योरम जरूर आता है। नहीं थ्योरम आएगा तो इस पे आधारित एक क्वेश्चन आता है, लेकिन गॉस थ्योरम इम्पॉर्टेंट रहता है। या तो स्टेटमेंट आए प्रूफ लिखने के लिए, या तो स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन दे देता है लिखने के लिए। ठीक है, तो आइए उसी को और आगे बढ़ाते हैं और एक और नया क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एस by using Gauss divergence theorem, where S is the surface of cube bounded by x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0 and z equal to 1. ठीक, and vector f equal to 4xzi unit vector I minus y square unit vector j प्लस वाई जेड यूनिट वेक्टर के। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ से हमको क्या निकालना है, डबल इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एस हमको निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2016 और 2019 में आया हुआ है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, या तो स्टेटमेंट थ्योरम आएगा या तो क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, दो में से एक तो कन्फर्म ही है आने के लिए। तो हमको जो इवेल्युएट करना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, तो इसका फार्मूला पहले हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा, फार्मूला चेक करने से पहले इस क्वेश्चन को ज़रा समझ लें हम। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सरफेस दिया हुआ है क्यूबॉइड का, और यहाँ पे बाउंडेड दे दिया है। ये क्यूबिड का क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब होता है कि लिमिट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लिमिट, यानी एक्स का जो लिमिट होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। वाई का जो लिमिट होगा 0 से 1 के बीच में होगा। जेड का जो लिमिट होगा 0 से 1 के बीच में होगा। और आपका वेक्टर एफ जो दिया हुआ है वो यहाँ पे है आपके पास 4x यूनिट वेक्टर आई माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड यूनिट वेक्टर के। ठीक है, ये आपका वेक्टर एफ दिया हुआ है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमने जो फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले को सबसे पहले हम लिखेंगे, और डबल इंटीग्रेशन एस वेक्टर एफ डॉट यूनिट वेक्टर एन डी एस को हम लिखते हैं इक्वल टू ट्रिपल वेक्टर भी मीन्स वॉल्यूम डाइवर्जेंस वेक्टर एफ डी वी। ठीक है ना, डी भी मतलब भी का डिफ्रेंसिएशन है, भी मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। अब वॉल्यूम में एक्स वाई जेड दोनों होता है, तो जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका तो डी एक्स डी वाई डी जेड हो जाएगा। डाइवर्जेंस का मतलब आप समझ रहे हैं, डाइवर्जेंस जो डेल्टा होता है आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। ठीक है, और वेक्टर एफ को आपको मालूम है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो चूंकि ये डाट है इसलिए डाइवर्जेंस की जगह हम डेल लगा करके डाट प्रोडक्ट यहाँ कर देंगे। ठीक है ना, आगे देखिए, वेयर भी इज द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो यहाँ से हम वैल्यू, चूँकि इसकी वैल्यू निकालना है, तो अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो इसके इक्वल ये होता है। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं इसके बराबर हो जाएगा। तो हम निकालते हैं डबल इंटीग्रेशन भी, ये डाइवर्जेंस की हम फार्मूला लिखते हैं आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के, ये सारे यूनिट वेक्टर हैं, के डेल अपान डेल जेड। अच्छा, वेक्टर एफ 4xz आई माइनस वाई स्क्वायर जे, ये जे है, प्लस वाई जेड यूनिट वेक्टर के, और डी बी को हमने डी बी जैसे था वैसे उतार दिया है। चूँकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, दिस इम्प्लाई दैट ट्रिपल इंटीग्रेशन भी डेल अपान डेल एक्स 4xz प्लस डेल अपान डेल वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस डेल अपान डेल जेड वाई जेड। ठीक है,
ये हमारा हो गया डी भी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो चूंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4z हो जाएगा, y के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2y हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो y हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन भी 4z इसका हो जाएगा -2y, और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ y हो जाएगा, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा इंटू वाई। अच्छा, यहाँ से डी भी का हम वैल्यू लिख लेते हैं, dx dy dz चूँकि मालूम है। अब यहाँ इसका लिमिट रख देते हैं v का लिमिट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x टेंड टू 0 to 1 इंटीग्रेशन y टेंड्स टू 0 to 1 इंटीग्रेशन z टेंड टू 0 to 1। यहाँ पे 4z हो गया, -2y में से +y निकाल देंगे तो -y हो जाएगा, dx dy dz। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक एक का इंटीग्रेशन करेंगे और उसका लिमिट लगाते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे dz है तो dz के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे z इक्वल टू 0 to 1। ठीक, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे y इक्वल टू 0 to 1, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगाएंगे x टेंड टू 0 to 1। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। तो पहले हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखिए 4z² 2, यहाँ z का करेंगे 4z² 2, तो 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो 2z² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे y है तो यहाँ yz हो जाएगा, और लिमिट z का लगा दिया 0 to 1, यहाँ हो गया dx dy, dz का कंप्लीट हो गया। अब जब लिमिट रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा अपर लिमिट का, z की जगह 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो फिर इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वह इंटीग्रेशन x टेंड टू 0 to 1 इंटीग्रेशन y टेंड्स टू 0 to 1, यहाँ सबका 2 - y dx dy मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ देखिए 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2y माइनस y² 2, और हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दे रहे हैं, लिमिट 0 to 1। अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में चूँकि हो चुका है तो एक ही इंटीग्रेशन बचेगा, x टेंड टू 0 to 1, और y का जो लिमिट है 0 to 1 हमने लगा दिया, ये आपका dx हो गया। दिस इम्प्लाई दैट इंटीग्रेशन 0 to 1। अब यहाँ पे लिमिट रखिए, अपर लिमिट रखेंगे 1 तो 2 - 1/2, और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट हो गया ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 को हमने क्या किया, इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा 0 to 1 dx। अब इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और x का लिमिट 0 to 1 लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 में 3/2 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आया 3/2। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया। तो हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, क्वेश्चन में हमने यही किया है कि इंटीग्रेशन हमारे पास जो भी दिया हो, लिमिट को पहले हम देखेंगे कि लिमिट क्या दिया हुआ है। अगर लिमिट जो दिया हुआ है लिमिट लगा करके हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम था और इसका प्रॉब्लम था। सारे क्वेश्चन को जो भी था 2 ही 3 क्वेश्चन तो आता ही है, और 2-3 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है, साथ ही साथ स्टेटमेंट भी करा दिया है। तो ये इतना आप लोग कंप्लीट रखिएगा। ठीक है ना, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, चाहे स्टेटमेंट प्रूफ आए चाहे न्यूमेरिकल आ जाए। ठीक, अब अगला जो थ्योरम आता है वो आपका है स्टोक्स थ्योरम। ठीक, आइए देखते हैं स्टोक्स थ्योरम क्या होता है। तो ये देखिए आपका स्टोक्स थ्योरम है, इफ वेक्टर f इज एनी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन एंड s is a surface enclosed by a curve C, then integral closed curve vector f dot dr equal to double integration s कर्ल एफ इसको पढ़ सकते हैं, या डेल क्रॉस वेक्टर एफ पर पढ़ सकते हैं, दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ क्रॉस होता है उसको कर्ल ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो कर्ल एफ यूनिट वेक्टर एन डी एस। ठीक, ये हमारे पास
स्टेटमेंट है। अच्छा, आप वेक्टर एफ को कैसे लिख सकते हैं कि मान लिया वेक्टर एफ इक्वल टू F1i प्लस F2j प्लस F3k, देन कर्ल एफ या डेल क्रॉस वेक्टर एफ, तो इसको हम मॉड के रूप में लिखते हैं या यूँ कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा आई जे के, और आई का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, डेल अपान डेल एक्स, जे का डेल अपान डेल वाई, के का डेल अपान डेल जे। और वेक्टर एफ का देखते हैं, आई का में क्या हो जाएगा, F1, F2 और F3। सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम होगा। आई में आई की वैल्यू निकालना होता है तो जे का के में मल्टीप्लाई करते हैं, के का जे में मल्टीप्लाई करते हैं। जे के यूनिट वेक्टर का वैल्यू निकालना होता है तो आई का के में करेंगे, और जे का निकालेंगे तो आई का के में, और के का आई में कर देते हैं। अगर के का निकालना होता है तो आई का जे में, जे का आई में कर देते हैं। तो ये हमको ये सारी चीज़ें हम पहले से कर चुके हैं। ये जो आपका स्टोक्स थ्योरम है, ये आपका 2 नंबर में सिर्फ आया था स्टेटमेंट लिखने के लिए 2009 में, ठीक है ना। तो ये आप स्टेटमेंट याद रखिएगा। तो देखिए हमने इसको सॉल्व किया है। डबल इंटीग्रेशन जो हमने बताया है डेल F3 अपान डेल वाई माइनस डेल F2 अपान डेल जेड डी वाई डी जेड, ठीक ना, क्योंकि आई की वैल्यू निकालना है, आई मतलब dx, तो डी वाई डी जेड को हम लिखेंगे प्लस, या तो यहाँ भी देख सकते हैं डेल वाई डेल जेड है तो मतलब डी वाई डी जेड होगा, प्लस यहाँ से जे, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आई, यहाँ पे आप लिखेंगे जे और यहाँ पे के, ठीक है। अब जे का निकालना है तो जे में देखिए डेल F1 अपान डेल जेड, डेल F1 अपान डेल जेड माइनस इसका इसमें डेल F3 अपान डेल एक्स। देखिए डेल जेड डेल एक्स है तो डी जेड डी एक्स हो जाएगा, प्लस यूनिट वेक्टर के की वैल्यू निकालनी है तो के में क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो डेल F2 अपान डेल एक्स माइनस डेल F1 अपान डेल वाई, और इसका डेल एक्स डेल वाई है तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो ये हमारा कर्ल निकालने का मेथड होता है और इसके ज़रिए हम कर्ल को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा स्टेटमेंट था। आइए इस पे आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं स्टोक्स थ्योरम का क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम को कैसे हम वेरीफाई करेंगे, इसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द सरफेस एस एंड फॉर ए इक्वल टू, ये ए जो है ना वेक्टर ए है, 2x माइनस वाई यूनिट वेक्टर आई माइनस वाई जेड स्क्वायर यूनिट वेक्टर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड यूनिट वेक्टर के, वेयर एस इज द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड लेट सी बी द बाउंड्री। क्वेश्चन ये कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है 2013 में आया हुआ है, उसके पहले 2008 में आया हुआ था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई कीजिए। इसके लिए जो सरफेस दिया हुआ है और सरफेस के लिए कंडीशन दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ वेक्टर ए, और यस जो है ये सरफेस का क्या कहते, कोई स्फीयर है और स्फीयर का हाफ दिया हुआ है, अपर हाफ, ठीक है ना। और स्फीयर कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या है आपका रेडियस है। और ये कह रहा है कि हम मान लेंगे कि जो बाउंड्री होगा कैसा होगा, क्लोज होगा, ठीक ना। आइए अब इस कंडीशन पे हम देखिए क्या क्या निकाल लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो बाउंड्री सी है ऑफ यस का वो क्या, एक सर्किल है, ठीक ना। और सर्किल किस में बनता है, इन द एक्स वाई प्लेन में, ऑफ रेडियस 1। अच्छा एक्स वाई प्लेन रेडियस क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, एंड सेंटर एट द ओरिजिन। अच्छा इसका ओरिजिन क्या है, सेंटर है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है ऐसे होता है, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
ठीक है। अब ये क्या है, ये सेंटर्ड है, तो अगर अल्फा बीटा गामा 0 हो जाएगा तो इसका जो फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 ही तो होगा। और यहाँ पे क्या आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर आर की वैल्यू 1 दिया है, इसका मतलब ये रेडियस क्या हो गया 1 हो गया, और सेंटर्ड क्या हो गया 0 0 0 हो गया। तो ये लिखा है रेडियस एंड 1 एंड सेंटर एट द ओरिजिन लेट द पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब इस सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन ले लेते हैं। तो हमको शुरू से मालूम है या इंटर में भी हम पढ़ते आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू कास टी लेते हैं, वाई इक्वल टू साइन टी ले लेते हैं। सपोज कीजिए आप कभी कभी एक कास टी लेते हैं, एक कास टी तब लेते हैं जब रेडियस ए होता है। तो यहाँ पर कास टी जरूर है, लेकिन यहाँ पर रेडियस के साथ एक्स इक्वल टू 1 कास टी, तो 1 का अगर कास टी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कास टी ही आएगा। और y इक्वल टू साइन टी एंड z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है। अच्छा, इसका लिमिट क्या होगा t का, 0 इज लेस देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई, यानी कि 0 से लेकर 2 पाई तक इसका लिमिट होगा। ठीक, अब आइए फार्मूले पे देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है सर्किल का, 0 x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, ये आपका क्लोज है, आपका सर्किल दिया हुआ है। तो हमें निकालना यह है इंटीग्रेशन क्लोज वेक्टर ए डॉट डी आर। हमने थ्योरम में वेक्टर एफ लिखा है, तो वेक्टर एफ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर, अब इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो वेक्टर ए का वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के, ये आपका डी आर हो गया। अब डी आर का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डी आर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आर को हमको डिसाइड करना है। तो आर आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब यहाँ से डी आर लिखेंगे तो डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ठीक है ना, तो ये आपका डी आर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे डी आर वैल्यू का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ क्रॉस नहीं दिया है, क्या है डॉट प्रोडक्ट है। तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पे सिंस वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो डी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्लोज सी 2x माइनस वाई आई माइनस वाई जेड स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड के, और डी आर की वैल्यू डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के कर देंगे। तो दिस इम्प्लाई दैट क्लोज इंटीग्रेशन सी 2x माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड डी वाई, और यहाँ से इसमें कर देंगे तो माइनस वाई स्क्वायर जेड डी जेड। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना है कि चूंकि हमने यहाँ लिखा है इंटीग्रेशन सी इक्वल टू 2x माइनस वाई डी एक्स, ये क्यों हमने लिखा है, चूंकि हमने यहाँ लिखा है क्लोज इंटरवल सी पे ऑन क्लोज क्या कहते हैं ऑन सर्किल सी पे जेड इक्वल टू 0 हमने लिया है। तो जब जेड इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ देखिए जेड इक्वल टू 0 लेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगी 0। अच्छा, जेड इक्वल टू 0 तो मतलब डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला वो यही मिला कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा इंटीग्रेशन सी 2x माइनस वाई डी। ये जो बीच में सर्किल होता है ना, ये क्लोज दिखाता है, क्लोज कर्व का। ठीक है, अब इसका लिमिट लगते हैं 0 to 2 पाई 2x इक्वल टू कास टी माइनस वाई की वैल्यू साइन टी। अच्छा, dx को हम dx अपॉन dt इंटू डी टी लिख सकते हैं, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो dx फिर हमारे पास बच जाएगा। तो 0 to 2 पाई 2 कास टी माइनस साइन टी और dx अपॉन dt, यानी x बराबर क्या था कास टी था, तो t के रूप में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कास का क्या हो जाएगा माइनस साइन टी हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 to 2 पाई, इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 2 साइन टी इंटू कास टी यानी कि माइनस साइन 2t हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी डी टी। अब इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं इसका। तो साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कास 2t अपॉन 2 प्लस
अब यहाँ से टी का निकालेंगे तो t/2 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला हम आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, ये आपका होता है cos 2t इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। हमें साइन स्क्वायर टी का वैल्यू निकालना है। तो साइन स्क्वायर अगर टी का वैल्यू निकाल दें यहाँ से, तो साइन स्क्वायर टी के जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस काश 2t अपान 2, ये हम वैल्यू लिख सकते हैं किसके जगह, साइन स्क्वायर टी के। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए यहीं पे हम लिखे हैं, इसी का इंटीग्रेशन हुआ है। 1 का कर देंगे तो t/2 हो जाएगा, और काश यहाँ पे काश 2t को करेंगे तो काश का क्या हो जाता है साइन, तो माइनस साइन 2t अपान 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका हम इंटीग्रेशन कर दें तो t/2 ये माइनस काश का क्या हो जाता है साइन 2t अपान ये 2 का कोफिशिएंट, तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है t/2 माइनस साइन 2t अपान 4 0 to 2 पाई। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू है t की वैल्यू 2 पाई रखेंगे यहाँ पे, तो 2 पाई रखेंगे तो पाई पाई ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी काश पाई, माइनस यहाँ पे 2 पाई रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा। और यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 4 हो जाएगा, पाई की जगह 2 पाई 2 हो जाएगा। तो इन सारे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा पाई। ठीक है ना। अब हम देखते हैं राइट साइड, हमने तो लेफ्ट साइड की वैल्यू लिया था, अब राइट साइड हम देखते हैं कि राइट साइड में इसकी वैल्यू पाई आती है कि नहीं आती है। अगर पाई आ जाएगी तब हमारा क्या हो जाएगा, जो ये थ्योरम है वेरीफाई, स्टोक्स थ्योरम, वो वेरीफाई हो जाएगा। तो राइट साइड में हमने ये लिखा था कर्ल डॉट एन डी एस, तो कर्ल का वैल्यू हम पहले लेते हैं भी क्रॉस ए, दिस इम्प्लाई दैट डेल क्रॉस ए आई जे के डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड, और ए का जो वैल्यू है 2x माइनस वाई स्क्वायर जे माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब फिर यहाँ से वही हम काम करेंगे, आई जे के की वैल्यू निकालने के लिए आई इंटू डेल अपान डेल वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल अपान डेल जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जे यूनिट जे हो जाएगा, डेल अपान डेल एक्स माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल अपान डेल जेड 2x माइनस वाई। अब k का वैल्यू देखते हैं यूनिट वेक्टर k, तो डेल अपान डेल एक्स माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस डेल अपान डेल वाई 2x माइनस वाई। अब इसको हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो y के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो माइनस 2y जेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो 2y जेड यहाँ भी हो जाएगा, यूनिट वेक्टर i हो जाएगा प्लस। अब यहाँ x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी चूंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस कर लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस z के रिस्पेक्ट में इसको कर देंगे तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे आ जाएगी k का, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी वैल्यू 0, माइनस y के रिस्पेक्ट में इसको कर देंगे तो माइनस होना जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया k, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा यूनिट वेक्टर k इंटू 1, दिस इम्प्लाई दैट यूनिट वेक्टर k। ठीक है ना, ये आपका यूनिट वेक्टर k हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, और हमने क्या निकाला है, कर्ल क्रॉस ए निकाला है कि या डेल क्रॉस ए बोल सकते हैं। अब अभी भी हमको निकालना एन डी एस, तो आगे देखते हैं। देखिए डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्रॉस ए यूनिट वेक्टर एन डी एस, इसकी वैल्यू हमने k निकाला है तो हमने लिख दिया k एन डी एस। ठीक है ना, तो डबल इंटीग्रेशन r, ये चूँकि प्रोजेक्शन हो जाएगा तो n डॉट के और ds की वैल्यू dx dy अपॉन मॉड ऑफ n डॉट के, सिंस r इज द प्रोजेक्शन ऑफ s ऑन xy प्लेन। अब यहाँ से देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मॉड हटा देंगे तो अब dx अपॉन dy की वैल्यू निकालना है, तो लिमिट
इंटीग्रेशन -1 to 1, ये x का लिमिट है -1 to 1, y का लिमिट निकालेंगे तो x और y का रिलेशन से हम y का निकाल लेंगे तो y का हो जाएगा -√1 - x², और ये हो जाएगा अपर लिमिट 1 - x² dx dy। अब y के रूप में अगर इंटीग्रेशन इसका कर दें तो देखिए -1 to 1, ये लिमिट इसका ये 1 ही होगा, फंक्शन यहाँ पे 1 होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो y लिमिट लगा दीजिए -√1 - x², 1 - x²। अभी dx बचा हुआ तो dx यहाँ रख देंगे। अब 1 - x² और ये माइनस क्या, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 2√1 - x² dx। अब यहाँ पे देखिए लिमिट जो है -1 to 1 तक है, और हमने एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, डिफिनिट प्रॉपर्टी में आप पढ़े होंगे। ये हमने प्रॉपर्टी देखिए यहाँ लिखा हुआ है -∞ to a, इसी के अकॉर्डिंग f(x) dx = 2 इंटीग्रेशन 0 to n f(x) dx सिंस f - a = +fa, यानी कि f फंक्शन जो होगा वह क्या हो, पॉजिटिव इवन हो। तो देखिए -1 to 1 और 2√1 - x² dx, दिस इम्प्लाई दैट जब प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे 2 कितना हो जाएगा 4√1 0 to 1 1 - x² dx, ठीक है। तो 4, अब इसका हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया तो x × 1 - x² √2 + 1/2 sin² x, ठीक है, और लिमिट लगा दिया 0 to 1 4। अब x की एक अपर लिमिट जब रखेंगे तो अगर यहाँ x की जगह 1 रख देंगे तो टोटल वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो हमने 0 रख दिया प्लस 1/2। यहाँ जब 1 रखेंगे तो 1 किसकी वैल्यू होती है 5/2 का, तो हमने 5/2 रख दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 × 5/4 4 से कैंसिल हो गया, दिस इम्प्लाई दैट पाई। तो हमने ये देखा कि इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन CA वेक्टर A डॉट dr = डबल इंटीग्रेशन S कर्ल वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर NDS, ये आपका क्या हो गया पाई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू पाई, हेंस देयरफॉर स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो स्टोक्स थ्योरम का जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व करा दिए। एक थ्योरम और बचता है ग्रीन्स थ्योरम, इसको नेक्स्ट टर्न पे करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, धन्यवाद।